प्रोफेसर सिद्दीकी और फैज़ी साहब ने पुलिस का नाम सुनकर हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। पुलिस का यहाँ क्या काम? मैंने आने वाले वक्त के लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया। मुझे ये इत्मीनान तो था ही कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो बख्त खान महरू की तलाश जारी रखेगा। हम दोनों ने इसीलिए एक जगह और एक ही गाड़ी में सफ़र ना करने का फ़ैसला किया था, ताकि हम में से अगर कोई इस लंबे सफ़र के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ भी जाए तो दूसरा किसी और समझ से अपना सफ़र जारी रख सके। फैज़ी साहब ने नागवारी से कहा, आ जाओ भाई, दरवाज़ा खुला है। मैंने गैर महसूस तरीके से ख़ुद को चादर में ढांपने की कोशिश की और इसी लम्हे दरवाज़ा खुला। एक पुलिस अफसर और टिकट चेकर अंदर दाखिल हुए। अफसर ने प्रोफेसर हजरात को खंदा पेशानी से सलाम किया। माजरत चाहता हूँ, इस सुहानी सुबह में आप लोगों के नाश्ते में दखल अंदाजी की, लेकिन हमें ख़बर मिली है कि कुछ जराइम पेशा अफराद इस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। चेक करना ज़रूरी था। सिद्दीकी साहब ने हंसकर फैज़ी साहब की तरफ देखा। हाँ, जराइम पेशा तो सफ़र कर रहे हैं, मगर हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम दोनों अपनी दुनिया से बिना किसी को बताए चंद लम्हे चुरा कर इस सफ़र पर निकले हैं। ये बारिश, ये गाड़ी, ये पटड़ियों की झनकार, ये सफ़र और हम तीनों। आप चाहें तो इस जुर्म में गिरफ़्तार कर सकते हैं हमें। सिद्दीकी की बात पर प्रोफेसर फैज़ी ने भी ज़ोर से हंस कर कहा, हाँ भाई, जुर्म तो हमारा वाकई बहुत बड़ा है। पुलिस अफसर भी इनकी जिंदा दिली पर मुस्कुरा दिया। फिर इसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरी सांसें अटकने लगी। अफसर ने गौर से मेरी तरफ देखा। आपकी तारीफ़? मुझसे पहले सिद्दीकी साहब बोल पड़े। भाई कहा ना, हम तीनों साथ हैं। मैंने धीरे से जवाब दिया, मैं अब्दुल्ला हूँ। टिकट चेकर ने मेरा टिकट देखने के लिए हाथ बढ़ाया तो प्रोफेसर फैज़ी बोल उठे, भाई इनके पास इस डब्बे का टिकट नहीं है। अब्दुल्ला मियाँ को जल्दी में ट्रेन पकड़नी पड़ी। तुम यूँ करो, इनका इसी डब्बे का टिकट बना दो, मैं इजाफ़ी रकम दे देता हूँ। मैंने प्रोफेसर के हाथ इसकी जेब की तरफ बढ़ते देखकर जल्दी से कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, पैसे हैं मेरे पास। मैंने जल्दी से गिने बगैर कुछ रकम टिकट चेकर के हवाले कर दी। इसने मेरा नया टिकट बना दिया और टिकट और बकिया रकम मेरे हवाले की, जो मैंने बिना गिने जेब में डाल दी। पुलिस वाला जाते जाते पलटा, दरवाज़ा ठीक से अंदर की तरफ से बंद कर लीजिएगा, और कोई इमरजेंसी हो तो याद रखिएगा कि पुलिस की पूरी प्लटून आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ सफ़र कर रही है। टिकट चेकर ने मुड़ते वक्त अजीब नज़रों से मुझे देखा। मैंने आपका टिकट अब्दुल्ला के नाम से ही बनाया है। और फिर वो मुस्कुरा कर पलटा और डब्बे से निकल गया। मुझे इसकी नज़रों ने उलझन में डाल दिया। जेल के रिकॉर्ड में मेरा नाम साहिर दर्ज था, क्योंकि मेरे तालीमी रिकॉर्ड में और शनाख्ती कार्ड में यही नाम लिखवाया गया था, मगर टिकट चेकर की नज़रों से मैं छुपी मुस्कुराहट बता रही थी, जैसे उसे मेरे दोनों नामों का इल्म हो। नहीं, अगर ऐसा होता तो वो इसी वक्त उस पुलिस वाले को मेरी हकीकत बता देता, मगर वो चुप रहा। और वो अफसर, इस पुलिस वाले ने भी तो ज़्यादा खरीदने की कोशिश नहीं की मुझे कि क्या माजरा है। ना ही उसने मेरी कोई शनाख्त चेक की और ना ही मेरे हुलिये और बिना टिकट सफ़र करने पर कोई एतराज़ किया। शायद वो प्रोफेसर फैज़ी और सिद्दीकी साहब के बारोब शख्सियत से मुतासर हो गया हो। मैंने ख़ुद अपने जहन में सवाल बुना और फिर ख़ुद ही उनका जवाब घड़ता रहा। बाहर अभी तक तेज़ बारिश हो रही थी और खिड़की से बाहर के तमाम मंजर धुंधलाए हुए थे, जैसे कोई ख्वाब हो। अंदर कंपार्टमेंट में बल्ब की पीली रोशनी फैली हुई थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि बाहर राहदारी में से लेकर यहाँ अंदर कमरे तक पूरी बोगी की सजावट ही कदीम तर्ज पर बनाई गई थी, जैसे कभी 50 या 60 की दहाई में ये ट्रेनें चलती होंगी। आजकल तो वैसे भी नत नए तजर्बों का दौर है। शायद ट्रेन की इंतज़ामिया ने भी किसी अपनी गोल्डन जुबली या 100 साल पुराने होने पर इस डब्बे को किसी कदीमी तरीन ट्रेन गाड़ी की तरह तर्ज पर सजा रखा होगा। इंसान अंदर से हमेशा माजी परस्त रहा है। इसे गुजारा हुआ वक्त हमेशा से दिलकश लगता है और माजी इसे अपनी जानिब खींचता है। जाने ये कैसा शहर है कि लोग अपने माजी या किसी गुजरे दौर का जिक्र आते ही ठंडी आहें भरना शुरू कर देते हैं। शायद हमारी रूह को पिछले ज़मानों का सफ़र पसंद है, तभी तो आजकल ये बड़ी कंपनियां और मशहूर ब्रांड माजी की किसी क्लासिकल थीम या मौजू को लेकर अपनी तहरीक या मशहूरी की मुहिम चलाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी बनाई अशिया को पसंद कर सकें और ख़रीदें। प्रोफेसर फैज़ी ने ताज़ा कॉफ़ी मगों में उंडेली, फिर वही मखसूस भीनी खुशबू डब्बे में फैल गई। सिद्दीकी साहब ने मुझे खोए देखा तो मेरे दिल का चोर पकड़ लिया। लगता है तुम्हें इस कॉफ़ी की खुशबू पसंद है।
दोनों मर्तबा तुमने गहरा सांस लेकर इसकी महक को अपने अंदर उतारने की कोशिश की है। इस बुज़ुर्ग की नज़र और मुशाहिदा वाकई बहुत तेज़ था। जी, मुझे ये महक मेरे माजी के कुछ सुनहरी वादी में ले जाती है, कुछ मीठी यादें। प्रोफेसर फैज़ी मेरी बात सुनकर धीरे से मुस्काए। तुमने टाइम मशीन का जिक्र किया था ना, तो देखो कुदरत की एक और टाइम मशीन। ये महक, ये खुशबू हमें पल भर में माजी के इसी लम्हे में पहुंचा देती है जहां हमारी हिस्स का पहली मर्तबा इनसे पाला पड़ा होता है। बस ज़रा ध्यान ही देने की ज़रूरत है आपको। आप ख़ुद को ठीक इसी जगह मौजूद पाते हैं। ठीक ऐसी ही कुछ सिर्फ मौसीकी में पाई जाती है। कोई भी पुरानी या माजी की सुनी हुई धुन एक लम्हे में ज़मानों के सफ़र तय करके आपको आपके माजी में ला खड़ा करती है। इसका मतलब है कि इंसानी दिमाग खुद ये सब यादें, खुशबुएं, पल और धुनें अपने अंदर महफूज रखता है और वक्त पड़ने पर हमें किसी भी पिछले ज़माने में पहुंचा देता है। मैंने गौर से प्रोफेसर की ये मशहूर कुन गुफ्तगू सुनी। वो ठीक कह रहे थे और मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका था। ख़ास तौर पर जलते हुए कोयले की महक और धुआं हर बार मुझे मेरे माजी और मेरे बचपन की गुलाबी वादियों में खींच ले जाता था, जब हम पहाड़ वाले घर की छत पर सर्दियों में ढेरों बर्फ़ गिरा करती और छत की चिमनी से यही धुआं अपनी एक ख़ास महक लिए सारी फ़िज़ा में फैल जाया करता था। मैं इन दोनों की गुफ्तगू सुनने में इस कदर मगन था कि कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गया कि इस ख्वाब अंगेज़ माहौल, इस डब्बे और बाहर बरसती बारिश के अलावा भी कुछ और बाकी है मेरी ज़िंदगी में। और वो दोनों भी कुछ मर्द आज़ाद थे कि इन दोनों में से किसी को मेरे हुलिये, बदहाल शख्सियत या फ़कीरी से कोई गर्ज़ ही नहीं थी। ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे जैसे बरसों की कोई पहचान हो, और मैं भी इस तमाम अरसे में ख़ुद को जेल तोड़कर भागे हुए एक सज़ाए मौत के कैदी के बजाय इनका कोई हमदम देरीना महसूस कर रहा था। किसी की अपनाइयत महसूस करने के लिए पुरानी शनासाई की शर्त पूरी होना ज़रूरी तो नहीं। कुछ अजनबी भी हमारे देरीना शनासा निकलते हैं। हाँ, मगर किस्मत में हमारा ऐसे अजनबियों से सामना कुछ ज़रा कम ही लिखा होता है। ट्रेन तेज़ी से वीरानों में दौड़ रही थी, मगर बाहर का मंजर अभी तक खिड़की के शीशे पर जमी भाप की वजह से वाज़े नहीं था। वो दोनों अभी तक उसी वक्त में सफ़र करने की बहस में मसरूफ़ थे। सिद्दीकी साहब बोले, गोया तुम ये कहना चाहते हो कि इंसान बहुत जल्द वक्त में सफ़र करने के काबिल हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, अलबत्ता कुछ पेचीदगी बाकी रहेगी शुरू में। मसलन ये कि कुछ सैयारों के वक्त का दौरानिया इस दुनिया में से बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, जैसे वहाँ के चंद लम्हे कुर्राए अर्ज़ के कई साल के बराबर हो सकते हैं। यानी अगर कोई वहाँ थोड़ा सा वक्त गुजार कर वापस आएगा तो यहाँ ज़मीन पर इसके हम उम्र शायद अपनी उम्र की 1/2 पूरी कर चुके होंगे। इस फ़र्क पर काबू पाने में कुछ वक्त तो लगेगा इंसान को। सिद्दीकी साहब ने गहरा सांस लिया। और ये जो आजकल टाइम ट्रैवलर हैं, यानी वक्त में सफ़र करने वाले इंसानों के बारे में कुछ थ्योरीज आ रही हैं, क्या तुम इन पर यकीन रखते हो फैज़ी? हाँ, ऐसा मुमकिन है, क्योंकि अभी कुछ मिसालें तो मैंने बयान की थी। असहाबे कहफ का वो साथी जो बाज़ार खाना लेने के लिए इस ज़माने के लोगों के दरमियान मौजूद था, वो इन लोगों के लिए एक टाइम ट्रैवलर ही तो था, जो पुराने ज़माने से वक्त का सफ़र करते हुए सदियों की मंजिलें तय करके आया था। शर्त बस पहचान की है। हो सकता है हमारे आसपास भी ऐसा ही कोई वक्त में सफ़र करने वाला मौजूद हो, मगर हम इसे पहचान ही ना पाए हों। और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि ख़ुद इसी दुनिया में अभी तक चंद ऐसे गोशे, जगहें या खित्ते मौजूद हैं जहाँ वक्त रुका हुआ है, मौलिक है, और फिर बहुत सुस्त या फिर बहुत तेज़। ये हमारे नसीब या हमारी जद्दोजहद पर मुनसर है कि हम ज़मीन के इस ख़ास हिस्से, खित्ते या टुकड़े पर पहुँचते हैं कि नहीं। हो सकता है वो जगह असहाबे कहफ वाला गार ही हो, या कोई अहराम मिस्र, या किसी समंदर की तह में छुपा कोई कॉरिडोर, या बरमूदा की तकोन। सिद्दीकी साहब प्रोफेसर की बात सुनकर अजीब अंदाज में मुस्कुराए। या फिर कोई वीरान प्लेटफॉर्म पर पुरानी ट्रेन। दोनों हंस पड़े। मैंने इनकी हंसी में एक अजीब सा तासुर महसूस किया, और फिर अचानक मेरा सर भारी होने लगा। मुझे लगा जैसे कॉफ़ी में कोई नशावर दवा मिली हुई है। मैंने घबरा कर खड़े होने की कोशिश की, मगर मुझे सारा डब्बा घूमता हुआ महसूस हो रहा था, और फिर एक ज़ोरदार चक्कर ने मुझे होशो हवास से बेगाना कर दिया। मैं चकरा कर गिरा, और फिर ना जाने मेरी कब मेरी आँख खुली तो ट्रेन किसी पुरहुजूम स्टेशन पर रुकी हुई थी। मेरा सर अभी तक बुरी तरह चकरा रहा था। शाम का अंधेरा फैल रहा था और प्लेटफार्म पर बने
ठेलों पर गैस के बड़े बड़े हंडोले रोशन कर दिए गए थे। मैंने आसपास नज़र डाली, मगर ये क्या? ये वो डब्बा तो नहीं था जिसमें मेरी मुलाकात प्रोफेसर फैज़ी और सिद्दीकी साहब से हुई थी। ये तो कोई डाक का डब्बा लगता है। चारों तरफ खाकी रंग की बोरियां बिखरी पड़ी थीं जिनमें खत भरे हुए थे। डब्बे का फर्श बहुत सीधा और घास फूस और तिनकों से अटा पड़ा था। पुराने डब्बे की खिड़कियां लकड़ी के तख्ते लगाकर बंद कर दी गई थीं, लेकिन दरमियान में खुली दरजें थीं जिनसे बाहर का मंजर दिखाई दे रहा था। मैं हैरत से चारों तरफ देखता रहा, जाने मैं वहाँ कैसे पहुँचा था। मैं तो किसी और डब्बे में सवार हुआ था जो बहुत आलीशान था, जहाँ वो शाइस्ता और नफीस तबीयत के दो बुजुर्ग मिले थे मुझे। तभी मुझे याद आया कि मैं चक्कर खाकर गिरा था और इस वक्त भी मेरे सर में शदीद दर्द की ठीसें उठ रही थी। अचानक बाहर से किसी ने डाक के डब्बे का दरवाज़ा खोला और दो अहलकार अंदर दाखिल हुए। वो आपस में ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। मुझे देखकर इन दोनों को हैरत का झटका लगा। ओए, कौन है तू और इधर क्या कर रहा है? मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या जवाब दूं। दूसरा बोला, चोरी करने आया होगा। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ और यहाँ चोरी करने के लायक कुछ भी नहीं है। वो दोनों खामोश हो गए। फिर ज़रूर बिना टिकट छुपकर सफ़र कर रहा होगा, है ना? नहीं, टिकट भी है मेरे पास। मैंने जेब में हाथ डालकर गुज़िश्ता रोज़ का ख़रीदा निचले दर्जे का टिकट दिखाया। टिकट देखकर दोनों अचंभे में पड़ गए। ओए बादशाहो, टिकट भी है तो फिर अपने डब्बे में बैठना था ना। यहाँ कहाँ खज्जल ख्वार हो रहे हो? ये तो डाक का पुराना डब्बा है। अच्छा, अब चलो टलो इधर से, यह आखिरी स्टेशन है। अभी स्टेशन मास्टर साहब ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। मैंने चकराते सर के साथ डब्बे की दरो दीवार पर आखिरी नज़र डाली। तभी मुझे खिड़की के करीब डब्बे के अंदरूनी दीवारों पर किया गया सुर्ख रंग कुछ झुखड़ा सा नज़र आया। इसके नीचे कोई हल्का पुराना सब्ज़ और पीला रंग झलकता था। हाँ, मैंने प्रोफेसर फैज़ी और सिद्दीकी साहब के साथ जिस डब्बे में सफ़र किया था, इसका रंग भी तो अंदर से कुछ ऐसा ही था। मगर मुझे ये माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं डब्बे से नीचे उतर तो गया, सामने ही एक बुज़ुर्ग बंदा स्टेशन मास्टर की वर्दी में खड़ा मुझे घूरते हुए नज़र आया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जान छुड़ाने की कोशिश की। गलती से इस डब्बे में सवार हो गया था जनाब, मुसाफिर हूँ। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर जाने क्या सोचकर मैं दोबारा पलटा। स्टेन मास्टर अभी वहीं खड़ा मेरी तरफ मशकूक नज़रों से देख रहा था। इसके सीने पर लगी नाम की तख्ती पर अंग्रेज़ी में जावेद लिखा हुआ था। जावेद साहब, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप बता सकते हैं कि ये डाक का डब्बा कितना पुराना है? मेरा मतलब है कि क्या ये बोगी हमेशा से डाक के डब्बे के तौर पर इस्तेमाल होती हुई आई है? मेरा सवाल सुनकर वो चौंक सा गया। तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? वैसे पिछले 22 साल से तो मैं यहाँ तैनात हूँ। जूनियर क्लर्क भर्ती हुआ था यहाँ। तब से लेकर आज तक तो मैंने इस बोगी को इसी हाल में डाक डब्बे के तौर पर ही देखा है। अलबत्ता बहुत पहले यह डब्बा कई साल तक शेड में खड़ा रहा था। सुना है कुछ दहाइयाँ कबल ये किसी नई शानदार ट्रेन के स्लीपर कंपार्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ करता था। बड़ी शाहाना तारीख़ है इस डब्बे की, मगर अब तो ये भी बर्बाद हो गया, बाकी एहसासों की तरह। स्टेशन मास्टर जाने के क्या क्या कुछ कहता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में इतना सुनकर ही झक्कड़ से चलने लगे। इसका मतलब है जो कुछ मैंने देखा वो सिर्फ एक ख्वाब नहीं था। कभी ये डब्बा वाकई खूबसूरत स्लीपर बोगी हुआ करता था। मगर वो दोनों खुशलिबास बुजुर्ग, वो डाइनिंग कार का बेरा, वो टिकट चेकर और पुलिस वाला, वो सब कौन थे? क्या वो भी सिर्फ मेरे तख़य्युल की उड़ान थे या बस एक वाहिमा? मगर इतना मुकम्मल वाहिमा, इतना सजा हुआ तख़य्युल। फिर अचानक मेरे जहन में एक कूंदा सा लपका। फैज़ी और सिद्दीकी आपस में जिन्नात के वक्त में सफ़र करने की बात कर रहे थे। तो कहीं वो सारे किरदार भी जिन्नात ही तो नहीं थे जिन्होंने अपने शहर से इस डब्बे को कुछ देर के लिए वही पुराना आलीशान कंपार्टमेंट बनाकर मुझे दिखाया जो कभी इस बोगी की शानदार तारीख थी। मतलब मैं भागते हुए उजलत में उसी पुराने डाक के डब्बे में चढ़ा था, मगर चंद घंटों के लिए मेरी नज़र बंद कर दी गई थी और मुझे जिन्नात ने ही ख्वाब अंगेज़ माहौल दिखाया था। ये सोचकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर सी दौड़ गई। मतलब वो सब पहले जानते थे कि मैं कौन हूँ और उन्होंने बस मुझे अपने एक खेल का हिस्सा बनने की इजाज़त दी थी, जो वो शायद मेरे ट्रेन पर सवार होने से पहले खेल रहे थे। मगर इतनी पुरमोज़ गुफ्तगू, इतने दुरुस्त और इल्मी हवाले, वो कॉफ़ी, वो खुशबू, और प्रोफेसर फैज़ी ने तो वक्त में सफ़र करने वाले कुछ ख़ास लोगों की तरफ भी इशारा किया था। तो क्या वो सब
टाइम ट्रैवलर थे जो वक्त की सुरंग में सफ़र करते हुए अचानक मुझसे टकरा गए थे। मगर ये सब मुझे ही क्यों दिखाई दिया? या फिर मैंने वाकई कोई इंतहाई मुकम्मल और हर लिहाज से जुड़ा हुआ ख्वाब देखा था? जब सुल्तान बाबा के साथ सफ़र करते थे तब ऐसी अनहोनियाँ रोज़ मेरे साथ हुआ करती थी, मगर इनके जाने के बाद ख़ास तौर पर जितना अरसा मैं जेल में कैद रहा, ये मामलात करीबन रुक ही गए थे। तो फिर अचानक ये सब दोबारा से क्यों शुरू हो रहा था? मैं इस पुरहजूम और बहुत से प्लेटफार्म्स वाले बड़े और जदीद रेलवे स्टेशन के मरकज़ी प्लेटफार्म पर खड़ा अपनी सोचों के हुजूम में खोया हुआ था कि अचानक ही किसी भागते कुल्ली के ज़ोरदार धक्के से गिरते गिरते बचा। किसी दूसरे प्लेटफार्म पर कोई गाड़ी लग रही थी और सारे कुल्ली अपने अपने हिस्से की रोज़गार की तरफ दौड़े जा रहे थे। माथे पर मेहनत का पसीना और बालों में वक्त की धूल। शायद इनके हिस्से की रोज़ी उन्हें यूं ही दौड़ कर ही मिलनी थी। कितने खुशनसीब होते हैं ना वो लोग जिनकी रोज़ी खुद दौड़ती हुई उनके पास आती है, और कितने बड़े नाशुक्रे होते होंगे इनमें से वो जो फिर भी अपने रब का ठीक से शुक्र अदा नहीं कर पाते। स्टेशन के बैरूनी दरवाजे पर एक रेलवे एहलकार बाहर जाने वालों में से उनके इस्तेमाल शुदा टिकट लेकर जमा कर रहा था। मैंने जेब में हाथ डालकर अपना टिकट थमा दिया और 2 कदम आगे बढ़ा। तभी मुझे एक ख़याल आया। मैंने तेज़ी से अपनी सारी जेबें उलट कर रख दी। गुज़िश्ता रोज़ मैंने डब्बे में टिकट चेकर से टिकट ख़रीदा था। इसने कुछ रकम भी मुझे वापस की थी, मगर 1000 बार जेबें देख लेने के बावजूद मुझे ना तो वो टिकट मिला और ना ही वो वापस की हुई रकम। मेरी अपनी रकम अभी भी उसी तरह बड़े नोटों की गड्डी में बंधी रखी थी, और इसमें भी न कोई नोट कम था। मेरा सर एक बार फिर चकरा गया। प्रोफेसर फैज़ी ने कहा था कि दुनिया में आज भी चंद मकामात ऐसे पाए जाते हैं जहाँ वक्त की गर्दिश थमी रहती है। तो क्या मैं कल रात या गुज़िश्ता रोज़ तक ऐसे ही किसी माजी में ठहरे लम्हे का हिस्सा बना रहा था? मैं जितना सोचता ये गुत्थी उतनी ही उलझती जा रही थी। स्टेशन से निकलते ही बिल्कुल सामने कुछ फासले पर चंद पुलिस एहलकार एक पिकअप गाड़ी के गिर्द जमा थे और आने जाने वालों को गौर से देख रहे थे। मैंने अपने चेहरे को गैर महसूस तरीके से मज़ीद छुपा लिया और बख्त खान की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाईं। मंसूबे के मुताबिक इसको यहीं मुझसे मिलना था, लेकिन मुझे आसपास सड़क के गिर्द वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरा दिल डूबने लगा। कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो, कहीं बख्त खान को पुलिस ने गिरफ्तार न कर लिया हो। मेरा वहाँ ज़्यादा देर रुकना भी ख़तरे से खाली नहीं था, क्योंकि बिना सामान के किसी मुसाफिर को प्लेटफार्म से निकलते देखकर कोई भी पुलिस वाला शक में पड़ सकता था। मैंने ख़ुद को मुसाफिरों की निकलती भीड़ के धारे में छुपाए रखने की हत्ता अल मकान